18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। गुरु का आश्रम मिलना नहीं चाहता था। सह्याद्री की तलहटी में 2 दिन की खोज के बाद अर्जुन इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। 2 दिन तक उसने ऐसे रास्तों का पीछा किया जो जानवरों के पगडंडियों में बदल जाते थे, ऐसी धाराओं का जो दिशा बदलती थी, और ऐसी पहाड़ियों का जो हर बार चोटी पर पहुंचने पर अलग दिखती थी। यहाँ का जंगल पुराना, घने पत्तों वाला, गीली चट्टानों और दशकों से गिरे पत्तों की गंध से भरा था। उसमें पक्षी घूम रहे थे जिन्हें किरण ने शांत रुचि से पहचाना और राहु ने उस पेशेवर सतर्कता से देखा जैसे किसी ने सीख लिया हो कि अपरिचित वातावरण लापरवाह को मार डालता है। विक्रम ने खोज के दौरान बहुत कम बोला। वह चलता रहा, देखता रहा और गणना करता रहा। अंत में विक्रम ने ही उसे पाया। उसने न तो स्नेह, न अंतर्ज्ञान, न ही उन सूक्ष्म मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जो कभी कभी निशान देते थे। उसने उसे तर्क से पाया। तीसरे दिन की सुबह, एक पतली धारा के किनारे झुकते हुए उसने कहा, एक गुरु जो साम्राज्य को स्वीकार करने से इनकार करता है और पूर्व मानकीकरण तकनीकों में प्रशिक्षण देता है, उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। बहता पानी, धूप के लिए दक्षिणमुखी ढलान, औषधीय पौधों की उपलब्धता। यहाँ मैं कम से कम 4 पौधे देख सकता हूँ जिनका जिक्र किरण ने बुनियादी तैयारियों के लिए किया है। और किसी भी सड़क से दूरी। इतनी दूर नहीं कि आपूर्ति असंभव हो, इतनी दूर की आकस्मिक खोज की संभावना कम हो। वह खड़ा हुआ। यहाँ से उत्तर पूर्व 1/4 ली, शायद आधा। वे उत्तर पूर्व की ओर चल पड़े। 20 मिनट से भी कम समय में उन्हें एक खुला मैदान मिला। लौह कमल आश्रम वैसा नहीं था जैसा उनमें से किसी ने सोचा था। अर्जुन ने किसी भव्य चीज की कल्पना की थी, शायद मीनारदार दीवारें, या कम से कम किसी प्रमुख संप्रदाय का विशाल परिसर। किरण ने अपने आश्रम जैसी किसी चीज की कल्पना की थी, सादा, सरल, कार्य केंद्रित। राहु ने कुछ भी कल्पना नहीं की थी, जिसे वह अज्ञात का सामना करने के लिए सबसे सटीक तैयारी मानता था। उन्होंने जो पाया वह स्थानीय पत्थर और लकड़ी से निर्मित लगभग 6 छोटी इमारतों का एक परिसर था, जो मिट्टी के एक केंद्रीय अभ्यास तल के चारों ओर बना था। तल बिल्कुल समतल था, पहाड़ी इलाके को देखते हुए असंभव रूप से समतल, और उस पर दशकों से मार्शल कलाओं के अभ्यास के निशान थे। कई युवा विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे, लगभग 1 दर्जन, जिनकी उम्र 12 से 25 के बीच लग रही थी, विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण में लगे हुए थे। कुछ कलरिपेटू के अभ्यास में थे, कुछ शस्त्र यंत्रों का अभ्यास कर रहे थे, और कुछ स्थिर ध्यान साधना में थे जिसे किरण ने अपने स्वयं के प्रशिक्षण से पहचाना था। परिसर के दूसरे छोर पर इन सबको एक ऐसे व्यक्ति की शांत एकाग्रता से देख रहा था जिसने बहुत लंबे समय तक कई चीजों को देखा हो। वह बहुत बूढ़ा था। अर्जुन निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह कितना बूढ़ा था। चेहरा 70 वर्ष से अधिक का लग रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक मुद्रा बहुत कम उम्र के व्यक्ति जैसी थी। रीढ़ सीधी थी, हाथ घुटनों पर आराम से रखे हुए थे, मानो वह हमेशा किसी न किसी तैयारी में हो। वह दुबला पतला और सावला था, उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसकी आंखें डॉट। जब वे चारों आगमनकर्ताओं के पास पहुंचे तो उनका रंग शांत जल के समान था और वे उतने ही स्पष्ट थे। उन्हें देखकर चित्रगुप्त को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुम देर से आए हो, चित्रगुप्त ने कहा। मुझे 3 दिन पहले तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। 8 दिन पहले संरेखण हुआ था, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। उनकी उम्र को देखते हुए ये सहजता थोड़ी चिंताजनक थी। मैंने चारों चिन्हों को सक्रिय होते हुए महसूस किया। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। हम पर हमला हुआ था, विक्रम ने कहा। हाँ, काला दृष्टि के संग्राहकों ने। चित्रगुप्त ने एक हाथ हिलाकर काला दृष्टि को, जो स्पष्ट रूप से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने वाला संगठन था, एक मामूली असुविधा को नजरअंदाज करने की सहजता से खारिज कर दिया। तुम बच गए। अच्छा, ये पहली परीक्षा थी, हालांकि मैंने इसका आयोजन नहीं किया था। परीक्षाएं भी होती हैं? किरण ने पूछा। सब कुछ एक परीक्षा है। अंदर आओ, तुम्हें भूख लगी है। ये बात सही थी, उन्हें भूख लगी थी। परिसर का आंतरिक भाग सादा था, पर नीरस नहीं। सजावट में सावधानी बरती गई थी। छोटा सब्जी का बगीचा बेदाग रखा गया था। अभ्यास के फर्श के किनारे चिकने नदी के पत्थरों से चिन्हित थे। पश्चिमी दीवार के पास एक ढका हुआ मंडप था जहां छात्र ग्रंथों की नकल कर रहे थे। एक वरिष्ठ छात्रा के गंभीर और एकाग्र भाव वाली युवती प्रकट हुई और उसने उन्हें एक छायादार पेड़ के नीचे बने लंबे, निचले भोजन मंच की ओर इशारा किया, जहां भोजन पहले से ही लगा हुआ था। चावल, दाल, सब्जियां, रोटी, और अर्जुन ने कुछ राहत के साथ देखा, सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में थीं।
चित्रगुप्त उनके सामने बैठकर भोजन करते रहे और शिष्टाचार का पालन न करने वाले व्यक्ति के स्पष्ट मूल्यांकन के साथ उनमें से प्रत्येक का अध्ययन किया। धरती अग्नि, उन्होंने अर्जुन से कहा। कच्चा, बहुत कच्चा, लेकिन गहराई है, मैं इसे यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। आपके वंश में यह विशेषता है। कब से कम मेरी दादी से, अर्जुन ने कहा। और भी आगे, जहां तक मैं महसूस कर सकता हूं, कम से कम 4 पीढ़ियां। यह विशेषता विकसित होती रही है। उन्होंने विक्रम की ओर रुख किया। वायु, पहले स्तर पर जितनी नियंत्रित होनी चाहिए उससे कहीं अधिक नियंत्रित है। तुम गिल्ड के नियमों का प्रशिक्षण ले रहे हो। एक विराम, ये सीमित हैं, ये एक हद तक तुम्हारी मदद करेंगे और फिर बाधा बन जाएंगे। हमें ठीक से निर्माण करने से पहले तुम्हारे सीखे हुए कुछ नियमों को बदलना होगा। विक्रम ने बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे सुना। मैं समझ गया। जल उपचार, किरण से, परमानंद का शिष्य, मैं उसे जानता था। 40 साल पहले हम लगभग हर बात पर असहमत होते थे और 3 महीने तक साथ में प्रशिक्षण लिया था और तब से हर साल मुझे उसकी याद आती है। वह एक पल के लिए चुप रहे। क्या उसकी मृत्यु शांति से हुई? उसने किसी चीज की रक्षा करते हुए अपनी जान दी, किरण ने धीरे से कहा। फिर वह वैसे ही मरा जैसे वह जीता था। बूढ़े व्यक्ति ने अंत में राहु की ओर देखा। उसकी नजर बाकी नजरों से ज्यादा देर तक टिकी रही। छाया स्थान, उन्होंने अंत में कहा। सबसे दुर्लभ संबंध। अधिकांश गुरुओं ने इसका प्रशिक्षण कभी नहीं दिया क्योंकि अधिकांश गुरुओं ने इसे कभी देखा ही नहीं। यह अंधकार के बारे में नहीं है, यह एक आम गलतफहमी है। ये चीजों के बीच के खालीपन के बारे में है। वह शून्य जो रूप को उसका आकार देता है। उन्होंने अपना सिर झुकाया। तुम जीवन भर अकेले ही अभ्यास करते रहे हो। राहु ने कुछ नहीं कहा। यह कोई प्रश्न नहीं है। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़ लिए। जो कुछ तुम जानते हो वह तुमने स्वयं खोजा है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक है लेकिन सीमित है और उन स्थानों पर महत्वपूर्ण अंतराल हैं जहां तुम नहीं जानते थे कि तुम क्या नहीं जानते थे। हम उन अंतरालों का मानचित्रण करेंगे। राहु ने उनकी ओर देखा। प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा? तुम में से प्रत्येक को अपने लक्षणों को ठीक से एकीकृत करते हुए तृतीय लोक मणिपुर तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने, संभवतः 8। 3 आवाजें एक साथ आपत्ति करने लगीं। बूढ़े व्यक्ति ने एक हाथ उठाया और आपत्तियां रुक गईं, जिसे अर्जुन ने एक उपयोगी तकनीक के रूप में याद रखा। प्रतियोगिता, चित्रगुप्त ने कहा, 4 महीने में है। मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे, हम बिना तैयारी के पहुंच सकते हैं और काम चला सकते हैं। आप में से कुछ लोग दूसरों से बेहतर काम चला सकते हैं। राहु की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन जिस ग्रंथ के अंश की आपको आवश्यकता है वह शाही पुस्तकालय में है और शाही पुस्तकालय प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए नहीं खुलता। ये केवल प्रतियोगिता के विजेता के लिए खुलता है। और इस वर्ष का प्रतियोगिता विजेता सूर्य होगा। उन्होंने यह बात समझाने के लिए कुछ देर रुककर कहा, सूर्य 23 वर्ष का है, सम्राट के सर्वोच्च सेनापति का पुत्र है और 4 वर्ष की आयु से ही शाही साधना गुरुओं के अधीन प्रशिक्षण ले रहा है। वह वर्तमान में 5म स्तर पर है और आगे बढ़ रहा है। यदि आप में से कोई भी आज उसका सामना करता है तो वह हार जाएगा। बहुत जल्दी सन्नाटा छा गया। हम कैसे जीतेंगे? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ देर तक देखा। उन शांत आंखों में कुछ बदलाव आया, ठीक से स्नेह तो नहीं, लेकिन पहचान। यही सही प्रश्न है, चित्रगुप्त ने कहा। अपना भोजन करो, प्रशिक्षण सुबह शुरू होगा। अंडस्को, लौह कमल आश्रम में सूर्योदय से पहले ही भोर हो गई। चित्रगुप्त के शिष्य भोर से पहले की धुंध में साधना स्थल पर थे, लगभग अंधेरे में सहजता से आसनों का अभ्यास कर रहे थे, मानो ये दिनचर्या उनके लिए कोई विकल्प न रहकर सुबह का एक अभिन्न अंग बन गई हो। अर्जुन, जिन्हें जल्दी उठने की आदत थी लेकिन पूरी नींद लेने से पहले उठने की आदत उन्हें कम ही लगती थी, अतिथि कक्ष से बाहर निकले तो देखा कि परिसर पहले से ही व्यस्त था और गुरुजी साधना स्थल के किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। चित्रगुप्त ने बिना मुड़े कहा, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन चले गए। गुरुजी के हाथ में कुछ था, एक चपटा पत्थर, नदी के पानी की तरह चिकना, अर्जुन की हथेली के आकार का। उन्होंने उसे अपनी उंगलियों में एक बार घुमाया, फिर उसे उन दोनों के बीच साधना स्थल पर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पहला कार्य, इसे उठाओ। अर्जुन ने पत्थर को देखा। वह झुके, उसे उठाया। हो गया, इसे नीचे रखो, फिर से उठाओ, लेकिन इस बार मांसपेशियों का प्रयोग मत करो। पत्थर उन दोनों के बीच जमीन पर पड़ा रहा। अर्जुन झुक गया। उसने उसे देखा। वह भली भांति जानता था कि यह या तो साधना का कोई गहन पाठ था या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए उसे लंबे समय तक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। कैसे? उसने कहा, तुम्हारे हाथ पर निशान, कल रात तुम्हारे सीने में जो गर्माहट महसूस हुई। चित्रगुप्त की आवाज धैर्यपूर्ण थी, उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। तुम्हारी अग्नि संबंधी प्रकृति पृथ्वी अग्नि है, ये जड़ जमाती है, ये जोड़ती है। पत्थर पृथ्वी है, तुम और पत्थर तात्विक साधना के स्तर पर संबंधित चीजों से बने हो। इस संबंध को खोजो। अर्जुन ने अपनी निशान वाली हथेली पत्थर के ऊपर फैला दी। उसने नदी किनारे टूटे हुए पत्थर के साथ जो हुआ था उसके बारे में सोचा। वह वहां पहुंचा नहीं था, उसने गर्माहट को स्वाभाविक रूप से बहने दिया था।
उसने अब भी वही कोशिश की, न जोर लगाया, न मांग की। बस अपने सीने में उस गर्माहट को महसूस किया, उसे अपनी बांह से होते हुए हथेली पर बने निशान से नीचे तक ले गया और उसे जमीन पर पड़े पत्थर की ओर नीचे जाने दिया। पत्थर कांप उठा, एक हल्की सी कंपकंपी उठी नहीं, बस कांपी, मानो अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो। अर्जुन ने सांस ली, संबंध बनाए रखा, उसे और बढ़ाया। पत्थर ऊपर उठा, नाटकीय ढंग से नहीं, जमीन से 2 इंच ऊपर, लड़खड़ाता हुआ, जैसे कोई काम पहली बार कर रहे हों, वैसे ही जोर लगाकर। लेकिन वह उठा और लगभग 3 सेकंड तक ऊपर ही रहा, फिर अर्जुन का ध्यान भंग हुआ और वह वापस नीचे गिर गया। वह अपनी एड़ियों पर बैठ गया, जरूरत से ज्यादा जोर से सांस ले रहा था। अच्छा, चित्रगुप्त ने कहा, यह प्रथम लोक की पुष्टि है। संबंध मौजूद है, तुम इसे महसूस कर सकते हो और निर्देशित कर सकते हो। अब आता है मुश्किल हिस्सा। मुश्किल हिस्सा क्या है? इसे फिर से करना, 10,000 बार। गुरु लगभग मुस्कुराए। प्रथम लोक शक्ति के बारे में नहीं है, ये परिचितता के बारे में है। ऊर्जा को तुम्हारे शरीर को जानना चाहिए और तुम्हें उसे जानना चाहिए, हर मार्ग, हर जोड़, हर वह जगह जहां वह स्वाभाविक रूप से चलती है और हर वह जगह जहां वह रुकती है। तुम्हें इसे 10,000 बार दोहराना होगा, जब तक कि यह सांस लेने जितना स्वाभाविक न हो जाए। अर्जुन ने पत्थर की ओर देखा। हम कब सोएंगे? जब तुम इसके लायक हो जाओगे। अगले 3 दिन अर्जुन के जीवन के सबसे शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन दिन थे, जबकि अर्जुन ने वर्षों नदी के तल से मिट्टी ढोने का काम किया था। चित्रगुप्त द्वारा दिए गए साधना अभ्यास नाटकीय नहीं थे। वे दोहराव वाले और सटीक थे और उनमें निरंतर आंतरिक एकाग्रता की आवश्यकता थी, जो अर्जुन ने कभी विकसित नहीं की थी क्योंकि उसके जीवन में पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। पत्थर उठाओ, मार्ग को महसूस करो, ध्यान दो कि ऊर्जा कहाँ रुकती है। समायोजित करो, फिर उठाओ, पत्थर उठाओ और 30 सेकंड तक पकड़े रहो। पत्थर उठाओ और अभ्यास के फर्श पर चलो। पत्थर उठाओ और बातचीत जारी रखो। पहले दिन के अंत तक, वह पत्थर को 2 मिनट तक पकड़े रह सकता था और उसका हाथ कांप रहा था। दूसरे दिन के अंत तक, वह इसे 7 मिनट तक पकड़े रह सकता था और उसका हाथ कांपना बंद हो गया था क्योंकि मार्ग गहरा हो गया था, बार बार अभ्यास करने से चिकना हो गया था, जैसे नदी अपने तल को गहरा करती है। तीसरे दिन, कुछ बदल गया। वह सुबह के मध्य में साधना स्थल पर थे, पत्थर उठा हुआ था, तभी उन्होंने एक मार्ग का विस्तार महसूस किया, उनकी हथेली से नहीं, बल्कि उनके पैरों से। उनके पैर साधना स्थल की ठोस मिट्टी पर थे, मिट्टी पत्थर से जुड़ रही थी, पत्थर उनसे वापस जुड़ रहा था और उन्हें अचानक पूरे शरीर में यह एहसास हुआ कि वह स्वयं को ऊर्जा का स्रोत समझ रहे थे, जबकि वास्तव में वह माध्यम थे। अग्नि पृथ्वी का संबंध उनसे नहीं आया था, यह उनके माध्यम से आया था। पत्थर कंधे की ऊंचाई तक उठ गया, पूरे 1 मिनट तक वहीं स्थिर रहा। अर्जुन दोनों भुजाएं बगल में रखे, आंखें खुली और चेहरे पर एक विशेष प्रकार का खालीपन लिए खड़े थे, मानो उनके मन में अभी अभी कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो। चित्रगुप्त, जो दूसरी ओर से देख रहे थे, पास आए। ये रहा, उन्होंने धीरे से कहा। मैं नहीं कर रहा हूं, अर्जुन ने कहा। पृथ्वी मेरे माध्यम से यह कर रही है। सही, प्रथम लोक, आप अब साधना का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। अंतर वही है जो नदी में हाथ हिलाने और तैरना सीखने में होता है। बूढ़े व्यक्ति ने हवा में तैरते पत्थर को देखा। अब जारी रखो, और दोपहर के भोजन के बाद हम प्रथम लोक के युद्ध अभ्यास शुरू करेंगे। युद्ध अभ्यास, पत्थर उठाना एक ध्यान है, उसी ऊर्जा से लोगों को मारना एक अलग बात है। गुरु के चेहरे पर एक बहुत छोटी, सूखी मुस्कान आई। तुम्हें यह उम्मीद से कहीं अधिक स्वाभाविक लगेगा। लगता है तुम कुछ समय से लोगों को मार रहे हो। अर्जुन ने पत्थर को धीरे से नीचे रख दिया। कुछ बार, देखते हैं कि क्या हम इसे कुछ बार से अधिक कर सकते हैं, चित्रगुप्त ने कहा। चलो, पहले भोजन करो, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। उस दोपहर, अभ्यास कक्ष में, चित्रगुप्त अर्जुन की मुद्रा को सुधार रहे थे और 2 वरिष्ठ शिष्य चारों ओर रहकर अवलोकन और सीखने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन ने पृथ्वी अग्नि साधना ऊर्जा से परिपूर्ण एक प्रहार किया और लकड़ी के एक खंभे पर 2 इंच गहरा हाथ का निशान छोड़ दिया। उसने अपने हाथ को देखा। निशान बहुत चमकीला था, फर्श के किनारे से राहु देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अर्जुन के हाथ पर बने निशान पर टिकी उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जो आकलन जैसा लग रहा था। संभवतः ये किसी पूर्व सूचना के करीब था। उसके पीछे, परिसर के दूसरे छोर पर, विक्रम एक बिल्कुल अलग तरह की कठिनाई से गुजर रहा था। और किरण चित्रगुप्त के मुख्य वैद्य के साथ बैठा था, साधना ऊर्जा और शरीर की आंतरिक नसों के अंतर संबंध के बारे में सीख रहा था, जिससे उसे 3 साल की अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा था। और राहु आश्रम का नक्शा बना रहा था। हर निकास द्वार, हर प्रवेश द्वार, हर वह स्थान जहां आने वाले व्यक्ति को उसके आने से पहले देखा जा सकता है। पुरानी आदतें, सबसे अच्छी आदतें। अंडस्को, विक्रम की समस्या प्रतिभा नहीं थी। चित्रगुप्त ने गिल्ड के आसनों का अभ्यास करते हुए उसे पहले घंटे में ही पहचान लिया था। वे अपनी छोटी सी चौकी पर बैठे, ठुड्डी एक हाथ पर टिकाए, और विक्रम की वायु तकनीक को एक बीमारी का निदान करने वाले व्यक्ति के समान एकाग्रता और धैर्य से देख रहे थे। वे मौजूद चीजों पर नहीं, बल्कि अनुपस्थित चीजों पर ध्यान दे रहे थे।
रुको, उन्होंने कहा। विक्रम आसन के बीच में ही रुक गया, पूर्ण संतुलन में। तुम्हारी तकनीक सुंदर है, गुरु ने कहा। गिल्ड में तुम्हारे गुरु ने तुम्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया है। हर रेखा स्पष्ट है, हर बदलाव कुशल है, आसन त्रुटिहीन है। मुझे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सुनाई दे रही है, विक्रम ने कहा। यह आसन एक पिंजरा है। चित्रगुप्त खड़े हुए और अभ्यास कक्ष में चले गए। मुझे वायु चिन्ह दिखाओ, विक्रम ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। सर्पिल नीले भूरे रंग का, बारिश से पहले चलती हवा के रंग जैसा धीरे धीरे घूम रहा था, मानो उसकी अपनी गति हो। गुरु ने उसे बिना छुए काफी देर तक देखा। गिल्ड वायु साधना को नियंत्रण के रूप में सिखाता है, उन्होंने कहा। बोतल में बंद हवा, निर्देशित, नियंत्रित, उद्देश्यपूर्ण। उसने ऊपर देखा। ये लक्ष्य नियंत्रण में रुचि नहीं रखता। ये किस में रुचि रखता है? गति में। हवा वहां नहीं जाती जहां आप उसे जाने को कहें। हवा सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग खोजती है और चलती है क्योंकि चलना ही हवा का स्वभाव है। आपके गिल्ड प्रशिक्षण में आपको हवा को दिशा बताना सिखाया गया है। हमें आपको वहां जाना सिखाना होगा जहां हवा जाती है। विक्रम ने इस पर विचार किया। ये व्यवहारिक युद्ध उपयोगिता में भारी कमी जैसा लगता है। ऐसा लगता है, चित्रगुप्त सहमत हुए। वास्तव में, यह इसके विपरीत है। पिंजरे में बंद हवा, वह कितनी तेजी से चल सकती है, पिंजरे के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आपके द्वारा निर्धारित सीमाओं से सीमित। अब, बिना पिंजरे वाली हवा कितनी तेजी से चलती है? सन्नाटा। मुझे सिखाओ, विक्रम ने कहा। विक्रम ने पाया कि सिखाने की प्रक्रिया को भूलना सीखने की प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन था। गिल्ड के नियम उसकी मांसपेशियों में समा गए थे। 5 वर्षों के दैनिक अभ्यास ने उन्हें उसके शरीर में चेतन चिंतन से भी नीचे के स्तर पर अंकित कर दिया था। जब वह हिलता था तो नियम भी उसके साथ हिलते थे। चित्रगुप्त ने उसे उन्हें भूलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उसे कुछ अधिक सूक्ष्म और कठिन करने के लिए कहा, बिना इरादे के उनके बीच से गुजरना। गुरु ने कहा, नियम एक नदी का किनारा है, कोई नहर नहीं। पानी स्वाभाविक रूप से किनारे का आकार ले लेता है, आप पानी को धकेल नहीं रहे हैं। आप ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिनमें पानी बहता है। उन्होंने 6 दिनों तक अभ्यास किया। विक्रम हर रात 4 घंटे से भी कम सोता था और छात्रों से पहले अभ्यास कक्ष में पहुंच जाता था। स्वभाव से वह ऐसा व्यक्ति था जो समस्याओं को निरंतर सटीकता के साथ हल करता था, और अपने उत्कृष्ट प्रशिक्षण को भूलने की समस्या को भी उसने उसी पद्धति से हल किया जो वह हर चीज में अपनाता था। चौथे दिन किरण ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की। किरण अपनी साधना कर रहे थे, जल के साथ उनका जुड़ाव, जो उपचार के रूप में प्रकट होता था, और जैसा कि गुरु ने समझाया था, प्रवाह के रूप में भी। किरण पास ही में एक उपचारात्मक अभ्यास कर रही थी, उनके हाथ धीरे धीरे चाप बना रहे थे, और विक्रम, जो मंच के किनारे से देख रहे थे, ने कुछ देखा। किरण निर्देश नहीं दे रही थी, वे उनका अनुसरण कर रही थी। उनके हाथ वहां नहीं जा रहे थे जहां वे उन्हें जाने के लिए कह रही थी। वे वहां जा रहे थे जहां ऊर्जा उन्हें ले जा रही थी, और किरण की भूमिका केवल उपस्थित रहना और गति को स्वयं पूर्ण होने देना था। ये किसी ऐसे व्यक्ति को नृत्य करते हुए देखने जैसा था जिसने नृत्य के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दिया हो। विक्रम वापस मंच पर आ गए। वे 5 मिनट तक स्थिर खड़े रहे। इतने लंबे समय तक वे अपने जीवन में कभी स्वेच्छा से स्थिर नहीं खड़े थे, और उन्होंने अपनी कलाई पर हवा के निशान को वही करने दिया जो वह तब करता था जब वे हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये सर्पिलाकार हो गया। यह उस पैटर्न में घूम रहा था जो हवा किसी बाधा के चारों ओर बनाती है, धारा में पत्थर के पीछे का भंवर, हवा में झंडे के किनारे का घुमाव। निर्देशित नहीं, स्वाभाविक। वे उस आकृति के माध्यम से आगे बढ़े, इरादे से नहीं, जागरूकता के साथ। अंतर शांत था, बाहर से किसी को भी कुछ नाटकीय नहीं दिखाई देता, लेकिन तकनीक के भीतर कुछ खुल गया, जैसे किसी दीवार में कोई ऐसा दरवाजा खुल गया हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। हवा का निशान चमक उठा, बस एक पल के लिए, फिर वह अपनी कोमल सर्पिल चमक में लौट आया। चित्रगुप्त अपनी चौकी पर बैठे देख रहे थे। वहां, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? हाँ, उस भावना को याद रखना, वहीं से शुरुआत करना, गिल्ड के नियमों से नहीं, वहीं से। वे रुके। तुम्हारे गुरु को शायद लगेगा कि तुमने उनकी शिक्षा को व्यर्थ कर दिया है। वे गलत होंगे। उन्होंने जो नींव तुम्हें दी है, उसी की वजह से तुमने इसे इतनी जल्दी खोज लिया। लेकिन इमारत वैसी नहीं हो सकती जैसी उन्होंने कल्पना की थी। विक्रम ने अपनी कलाई को देखा। सर्पिल धीरे धीरे, गर्म और वास्तविक रूप से हिल रहा था। उसने अपने पिता के घर के बारे में सोचा। दीवार पर लिखा वह नाम जिसे मिटा दिया गया था। विचार करना, शब्द। उसने सोचा, मैं बंधा नहीं रहूंगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह विचार, इसका ये सटीक रूप, यहाँ, एक पहाड़ी आश्रम में, पूर्व शाही साधना तकनीक के अभ्यास के माध्यम से मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि वह इसे प्रतिशोध, सम्मान की बहाली या किसी अन्य बाहरी मान्यता के माध्यम से प्राप्त करेगा। लेकिन सच्चाई, जो स्थिरता और गति तथा उसकी कलाई पर वायु ऊर्जा के धीमे सर्पिल के माध्यम से मिली, उसकी योजना से कहीं अधिक सरल और व्यापक थी। वह काम पर लौट गया।
7वें दिन उसने बिना किसी गिल प्रशिक्षण के अपने शरीर में पहले रूप को पार किया और उसके पैरों के चारों ओर एक छोटा सा बवंडर बना और अभ्यास कक्ष में 6 कदम तक उसका पीछा करने के बाद गायब हो गया। चित्रगुप्त ने एक बार सिर हिलाया। प्रथम लोक का दूसरा दिन, उन्होंने कहा। तुम उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मेरे पास मजबूत आधार था, विक्रम ने कहा। और 8 महीनों में पहली बार उसने बिना किसी शर्त के यह बात कही। किरण की परीक्षा युद्ध में नहीं बल्कि एक कमरे में थी। चित्रगुप्त उसे परिसर के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गए, पत्थर की दीवारों वाला सादा सा कमरा, जिसमें एक चटाई, एक दीपक और जंगल की ओर खुलने वाली एक खिड़की थी। चटाई पर एक युवा छात्र लेटा हुआ था, शायद 14 वर्ष का, जिसका नाम किरण को प्रभा बताया गया। प्रभा को 5 दिनों से बुखार था, जो आश्रम के पारंपरिक उपचारों से ठीक होने की निर्धारित समय सीमा से 2 दिन अधिक था। चित्रगुप्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उसका इलाज करो। किरण ने अपना थैला नीचे रखा, उसे खोला और अपनी जड़ी बूटियों का भंडार देखा। क्या क्या किया गया है? जो कुछ मैं करता, सब कुछ। जो कुछ मेरे वरिष्ठ वैद्य करते। हमने उसे बुखार कम करने वाली दवाएं, शीतल आहार और श्वास व्यायाम दिए हैं। बुखार उतरता है और फिर चढ़ जाता है। गुरु की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ और भी था, एक ऐसे व्यक्ति की चिंता नहीं, जिसने बहुत कुछ देखा था, बल्कि ध्यान। बुखार के पीछे कुछ ऐसा है जो पारंपरिक उपचार से ठीक नहीं हो रहा है। किरण चटाई के पास घुटनों के बल बैठ गया। प्रभा लगभग जाग रहा था, आंखें आधी खुली थी, उसकी नजरें सपाट और भावहीन थीं, मानो उसका शरीर आंतरिक कार्यों में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा हो। उसकी त्वचा गर्म और सूखी थी। उसकी सांसें नियमित थीं, लेकिन उथली थीं। किरण ने मानक जांच की। तापमान उच्च, लगभग 104 डिग्री, रोगी की त्वचा की तुलना स्वयं की त्वचा से करने की पारंपरिक विधि से। नाड़ी तेज, थोड़ी अनियमित। जीभ सूखी, पपड़ीदार। आंखों का सफेद भाग थोड़ा पीला। उसे 2 समस्याएं हैं, किरण ने 10 मिनट बाद कहा। बुखार तो गौण है। उसकी साधना में कुछ गड़बड़ी के कारण उसके प्राण वाहिनी बाधित हो गई हैं, स्वादिष्ठान क्षेत्र में अवरोध है। इस अवरोध के कारण बुखार एक लक्षण के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जब तक अवरोध दूर नहीं हो जाता, बुखार बार बार आता रहेगा। चित्रगुप्त ने उसकी ओर देखा। तुम्हें ये कैसे पता? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। किरण रुकी। यह उसकी क्षमता का वह पहलू था जिसका उसने पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया था, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें बिना ज्यादा समझाए इसका उपयोग करने और इस पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था। जब मैं किसी मरीज के पास अपने हाथ रखता हूं, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि ऊर्जा कहां सही ढंग से प्रवाहित हो रही है और कहां नहीं। जैसे नदी की धारा को महसूस करना, जहां धारा तेज है और जहां भंवर है। ये द्वितीय लोक की उपचार तकनीक है, चित्रगुप्त ने कहा। प्रथम लोक में आपको यह नहीं कर पाना चाहिए। मैं इसे 2 साल से कर पा रहा हूं। गुरु चुप रहे। परमानंद ने आपको मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रशिक्षित किया है, या आपकी क्षमता आपके लोक पदनाम से कहीं अधिक परिपक्व है। उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया। जो अवरोध आप महसूस कर रहे हैं, क्या आप उसे दूर कर सकते हैं? मैंने पहले भी अवरोध दूर किए हैं, छोटे छोटे। किरण ने लड़के की ओर देखा। ये वाला महत्वपूर्ण है। मुझे प्राण को सीधे उसकी नसों में प्रवाहित करना होगा। यदि प्रभावित क्षेत्र में मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली हुई तो प्रतिक्रिया का खतरा है। प्रतिक्रिया से क्या होता है? मैं उसकी गड़बड़ी को दूर करने के बजाय उसे अवशोषित कर लेता हूं। चिकित्सक रोगी की स्थिति को समझता है। चित्रगुप्त ने कुछ नहीं कहा। किरण ने लड़के को देखा, उसके पतले चेहरे पर बुखार की लाली को, उसकी धीमी सांसों को। मुझे आपकी आवश्यकता होगी, किरण ने कहा। यदि प्रतिक्रिया मेरे बस से बाहर हो गई तो मैं यहीं रहूंगा। उसने 3 घंटे तक काम किया। यह उसकी साधना में सबसे कठिन कार्य था, और सबसे कठिन बात तकनीकी सटीकता नहीं थी, बल्कि वह थी जो उसके गुरु ने हमेशा उसे बताई थी, चिकित्सक को परवाह करनी चाहिए। सामान्य रूप से नहीं, पेशेवर रूप से नहीं, बल्कि विशेष रूप से इस रोगी के लिए, इस क्षण में। ये परवाह भावना नहीं थी, ये क्रियाविधि थी। जल संबंधी करुणा के माध्यम से उसी प्रकार प्रवाहित होती है जैसे अग्नि इच्छाशक्ति के माध्यम से। यदि ये दूर या उदासीन होता, तो उपचार ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित नहीं होती। किरण ने प्रभा के बारे में सोचना शुरू किया, वह लड़का जिससे वह 1 घंटे पहले मिला था, 14 साल का था और जिसके बारे में चित्रगुप्त ने दबे स्वर में बताया था कि वह एक किसान परिवार का बेटा है जिसने अपनी सारी बचत उसे आश्रम में रखने के लिए दे दी थी। उसकी मां कहीं पहाड़ियों के तलहटी में रहती है, जिसे सावधानीपूर्वक पत्र लिखकर सूचित किया जाएगा यदि उसका बुखार ठीक नहीं होता है। उसने इस भावना को महसूस किया, और इस भावना के माध्यम से जल संबंधी ऊर्जा जागृत हुई, कोमल, धैर्यपूर्वक, उस मार्ग को खोजती हुई जैसे जल पत्थर में दरार को खोजता है। जब वह अवरोध तक पहुंचा, तो वह स्वाधिष्ठान चक्र में बाधित ऊर्जा की एक गांठ थी, दूसरा चक्र क्षेत्र, जहां प्रभा ने स्पष्ट रूप से अपनी साधना को बहुत अधिक और बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था। शरीर द्वारा 5 दिनों तक इसके चारों ओर काम करने के प्रयास से गांठ थोड़ी सख्त हो गई थी। किरण ने उस पर सावधानीपूर्वक काम किया।
प्रतिक्रिया शुरू होने लगी। गर्मी और मतली की एक लहर उसके अपने शरीर में वापस उठने लगी। उसने सांस ली। वह पीछे नहीं हटी। उसने लहर को अपने भीतर से गुजरने और विलीन होने दिया और काम करती रही। जब रुकावट दूर हुई तो प्रभा की सांसें बदल गईं, 2 सांसों के अंतराल में उथली से गहरी हो गईं। उसके चेहरे पर बुखार की लाली भी हट गई। किरण अपनी एड़ियों पर बैठ गई और अपने हाथ हटा लिए। उसे एक साथ बहुत थकान और हल्की सी अस्वस्थता महसूस हो रही थी। प्रतिक्रिया का उस पर कुछ असर हुआ था। उसे ठीक होने के लिए 1 दिन की जरूरत होगी। प्रभा ने अपनी आंखें खोली, ठीक से, पहले की तरह आधी अधूरी बेहोशी वाली नहीं। उसने किरण को उस थोड़ी सी स्तब्ध चेतना से देखा जैसे कोई बहुत दूर से लौट कर आया हो। चिकित्सक, उसने सूखी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। आराम करो, किरण ने कहा। पानी पियो, 3 दिन तक केवल चावल और उबली हुई सब्जियां खाओ। कक्ष के बाहर चित्रगुप्त ने उसे अपनी उन शांत आंखों से देखा। तुमने प्रतिक्रिया ली, गुरु ने कहा। ज्यादा नहीं, इतना कि तुम्हें आराम की जरूरत है। वह रुकी। और फिर भी तुमने ऐसा किया। लड़का बीमार था। चित्रगुप्त एक पल चुप रहे। परमानंद ने तुमसे कहा था, पहला कर्तव्य जीवित प्राणियों के प्रति है। जी हाँ। अच्छा, यही जल की परीक्षा है। कोई तकनीक नहीं, कोई शक्ति परीक्षण नहीं। सवाल बस इतना है, जब तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़े तो क्या तुम फिर भी जरूरतमंदों की देखभाल करते हो? उन्होंने किरण को स्थिर दृष्टि से देखा। तुम करते हो। अच्छा, हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज नहीं, आज तुम आराम करो। किरण ने कोई बहस नहीं की। वह अपनी चटाई पर गई और कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई। एक गहरी, स्वप्नहीन नींद, वैसी नींद जैसी शरीर को किसी वास्तविक परिश्रम के बाद चाहिए होती है। अंधेरे कमरे में उसकी बांह पर बना लहर का निशान धीरे धीरे, स्थिर रूप से चमक रहा था। जैसे पानी को अपना स्तर मिल गया हो। जैसे कोई चीज शांत हो गई हो। चित्रगुप्त ने राहु को आजमाइश का मौका नहीं दिया। उन्होंने राहु से बातचीत की। ये तीसरी शाम को हुआ, जब बाकी तीनों अपने अपने अभ्यास में व्यस्त थे और परिसर में भोजन के बाद की शांति छाई हुई थी। गुरु ने राहु को उस स्थान पर पाया जहां वह आमतौर पर व्यस्त न होने पर पाया जाता था, एक ऐसी स्थिति में जहां से एक साथ कई दृष्टि रेखाएं दिखाई देती थीं। वह देख रहा था। वह पास ही बैठ गया। कुछ नहीं बोला। राहु इंतजार करता रहा। वह इंतजार करने में माहिर था। इंतजार करना उसके मुख्य कौशलों में से एक था। उसने केदार साहू के आदमियों को एक तंग जगह में 6 घंटे तक रोके रखा था। कम से कम 3 मौकों पर वह ठंड में इससे भी ज्यादा समय तक इंतजार कर चुका था, परिस्थितियों के सुलझने या सही समय आने का इंतजार करता रहा था। चित्रगुप्त ने उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार किया। राहु ने आखिरकार खुद माना कि यह वाकई प्रभावशाली था। 40 मिनट बाद वह अपने आप ही अंदाजा लगाता रहा। राहु ने कहा, आप क्या जानना चाहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? राहु ने इस पर ध्यान से विचार किया। निशान, परछाई से जुड़ाव। आपने कहा कि अधिकांश गुरुओं ने इसका प्रशिक्षण नहीं दिया है। सही, तो आप मुझे उस चीज में कैसे प्रशिक्षित करेंगे जिसका प्रशिक्षण आपने पहले कभी नहीं दिया? चित्रगुप्त ने अपना सिर झुकाया। मैंने छाया स्थान संबंध की एक साधिका को प्रशिक्षित किया था। 50 साल पहले। उसका नाम छाया था। वह मेरी अब तक की सबसे कठिन छात्रा थी, क्योंकि वह सबसे सक्षम थी और सबसे दृढ़ निश्चयी होने के बावजूद ऐसा दिखावा करती थी। उन्होंने राहु की ओर देखा। आप भी ऐसा ही करते हैं? दिखावा करते हैं। राहु ने कुछ नहीं कहा। छाया स्थान संबंध, गुरु ने कहा, जो लोग इससे डरते हैं वे इसे गलत नाम देते हैं। यह अंधकार के बारे में नहीं है। ये चीजों के बीच के स्थान के बारे में है। रूप और रूप के बीच का अंतर, वह शून्य स्थान जो हर चीज को आकार देता है। साधना की भाषा में यह आकाश के प्रति संबंध है। 5वां तत्व, वह शून्य जो अन्य सभी को समाहित करता है। वे रुके। छाया कहती थी कि वह किसी कमरे के आकार को उसमें मौजूद न होने वाली चीजों को महसूस करके जान सकती थी। लोगों के न होने की स्थिति को महसूस करके जान सकती थी। राहु ने उसे देखा। बहुत ध्यान से। तुम ये करते आ रहे हो, गुरु ने कहा। सालों से, बिना ये जाने कि यह क्या है। तुम इसे सहज ज्ञान या असाधारण अवलोकन समझते थे। यह उससे कहीं बढ़कर है। ये सच था। राहु को हमेशा निकास द्वार खोजने से पहले ही पता होता था। उसे हमेशा किसी के पीछे होने का आभास होने से पहले ही पता हो जाता था। वह हमेशा किसी स्थान में अदृश्य चीजों का आभास कर लेता था। कोने में खड़ा व्यक्ति, पर्दे के पीछे का दरवाजा, बाजार की भीड़ में सुरक्षित रास्ता। उसने इसे सहज ज्ञान या पैटर्न पहचान कहा था, क्योंकि ये ऐसी व्याख्याएं थीं जिनके लिए उसे अपने बारे में किसी जटिल बात पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रशिक्षित होने पर यह क्या बन जाता है? असाधारण, चित्रगुप्त ने सरलता से कहा। पूरी तरह विकसित छाया, दीवारों के पार भी इमारत में हर व्यक्ति को महसूस कर सकती है। वह मौन की सटीक ज्यामिति को जानती थी, इसलिए बिना आवाज किए किसी स्थान से गुजर सकती थी। वह किसी अन्य साधक की तकनीक को सक्रिय होने से ठीक पहले बाधित कर सकती थी, क्योंकि वह ऊर्जा की पूर्व गति को महसूस कर सकती थी। वह रुका। वह कुछ ऐसी चीजें भी कर सकती थी जिनका मैं अभी वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि ऊंचाइयों को छूने से पहले आपको बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता है।
वह अब कहाँ है? गुरु एक क्षण के लिए चुप रहे। वह अब जीवित नहीं है। 30 वर्ष पहले उसकी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने राहु की आंखों में देखा। जब तुम इसे समझने के लिए संदर्भ प्राप्त कर लोगे तब मैं तुम्हें और बताऊंगा। राहु ने इसे आत्मसात किया। इसे याद रखा। मेरी परीक्षा, उसने कहा। आपने दूसरों के लिए परीक्षाओं की बात की, मेरे लिए नहीं। तुम्हारी परीक्षा, चित्रगुप्त ने कहा, चल रही है। ये तुम्हारे पूरे जीवन से चल रही है। वह उस सहजता से खड़े हुए जिसे देखकर राहु हर बार चौंक जाता था। तुमने किसी पर भरोसा न करके और किसी पर निर्भर न रहकर ही अपना जीवन व्यतीत किया है। इसी ने तुम्हें जीवित रखा है। इसने तुम्हें अपनी असल क्षमताओं के आधे से ज्यादा हिस्से तक पहुंचने से भी रोक दिया है। उसने शांत भाव से राहु की ओर देखा। उच्च स्तर पर छाया स्थान की आत्मीयता के लिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव की आवश्यकता होती है, उन पर निर्भर नहीं। जुड़ाव, रस्सी और जंजीर के बीच का अंतर। छाया की सबसे बड़ी सीमा वही थी जो तुम्हारी है। उसने अपनी शक्ति पर भरोसा किया और किसी और चीज पर नहीं। और वह तब अकेली थी जब उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं थी और इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी। वह परिसर की ओर वापस चलने लगा। राहु, तुम्हारी परीक्षा इस अंतर को सीखना है। मैं इसे तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं करूंगा। ये स्वाभाविक रूप से होगा या नहीं होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो छाया स्थान एक ऐसे स्तर पर स्थिर हो जाएगा जो प्रभावशाली तो होगा लेकिन अपूर्ण होगा। वह बिना मुड़े रुका। अब तुम्हारे आसपास 3 लोग हैं जिनके शरीर पर तुम्हारे जैसे ही निशान हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इस पर ध्यान दो। वह चला गया। राहु काफी देर तक अंधेरे में बैठा रहा। उसने अपने दाहिने हाथ को देखा। परछाई का निशान अपना गहरा, चमकदार रूप दिखा रहा था। काले के भीतर काला, अनुपस्थिति का वह गुण जो दृश्यमान हो गया था। उसने गुरु की कही बातों के बारे में सोचा। छाया के बारे में, उस अकेलेपन के बारे में जब उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं थी। उसने नंदग्राम बाजार चौक में छोटी बच्ची पिंकी के बारे में सोचा। उसके माता पिता को ढूंढने का एहसास, न तो पुण्यपूर्ण, न ही किसी सोचे समझे अर्थ में संतोषजनक। बस सही, जैसे किसी चीज को उसकी सही जगह पर लौटा देना। उसने अर्जुन के बारे में सोचा, जिसने अभ्यास के मैदान पर 3 दिन एक पत्थर को उठाने में बिताए थे, उस दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उसने ठान लिया हो कि यह काम करेगा और इसे सफल बनाने के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह चुकाने को तैयार था। विक्रम के बारे में, जो भोर से पहले ठंड में बैठा था और एक कुशल कारीगर की तरह व्यवस्थित सटीकता से हवा के सांचे पर बार बार काम कर रहा था। किरण के बारे में, जिसने 3 घंटे एक ऐसे लड़के का इलाज करने में बिताए थे जिससे वह कभी नहीं मिला था, और वह पीला, थका हुआ और बिना किसी शिकायत के बाहर निकला था। उसने सोचा, मुझे अभी इन लोगों पर भरोसा नहीं है। उसने ये भी सोचा, मैं उन्हें देख रहा हूँ बहुत ध्यान से, और जो मैं देख रहा हूँ वह इस बात का सबूत नहीं है कि भरोसा करना मूर्खता होगी। ये अलग अलग विचार थे। उसने दोनों को अपने मन में रखा। सुबह, भोर से पहले, राहु साधना स्थल पर था। चित्रगुप्त ने उसे 1 घंटे बाद वहीं पाया, अंधेरे में स्थिर खड़ा, आंखें बंद, हाथ बगल में। छाया चिन्ह बहुत चमकीला था। उसके चारों ओर भोर से पहले का अंधेरा थोड़ा सा घना हो गया था, नाटकीय रूप से नहीं, साधना की भावना के बिना किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गुरु की अनुभवी अनुभूति से स्पष्ट रूप से। मानो राहु के पास का अंधेरा अधिक घना, अधिक उपस्थित, अधिक वास्तविक हो। तुम क्या कर रहे हो? चित्रगुप्त ने पूछा। स्थानों को महसूस कर रहा हूं, राहु ने आंखें खोले बिना कहा। आपने कहा था कि आत्मीयता रूपों के बीच के शून्य के बारे में है। मैं इसे सुन रहा हूं। जहां आप हैं, वहां को महसूस कर रहा हूं जहां आप नहीं हैं। गुरुजी एकदम स्थिर खड़े रहे। क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? 12 फीट, थोड़ा बाईं ओर। तुम नंगे पैर हो, मैं फर्श पर भार का वितरण महसूस कर सकता हूं। एक विराम, और पूर्वी छात्रावास में 2 विद्यार्थी जाग रहे हैं और एक सोने का नाटक कर रहा है। और कुछ, मुझे लगता है कोई जानवर, बड़ा परिसर के उत्तर में जंगल से गुजर रहा है। चित्रगुप्त कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से और लगभग आश्चर्य भरे स्वर में कहा, छाया को इस संवेदनशीलता तक पहुंचने में 3 महीने लगे। राहु ने अपनी आंखें खोलीं। मैं ये जीवन भर करता रहा हूं। आपने स्वयं कहा था। हाँ, गुरुजी ने उन्हें गौर से देखा। अंडस्को, लेकिन इसे सचेत रूप से करना, केवल ग्रहण करने के बजाय सुनने का चुनाव करना, वे रुक गए। तुमने यह आज रात, एक बातचीत के बाद, स्वयं किया। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, राहु ने कहा। और यह उपयोगी लगा। चित्रगुप्त ने उनकी ओर देखा। फिर उनके चेहरे पर वह छोटी, दुर्लभ मुस्कान आ गई। हाँ, उन्होंने कहा, यह काफी उपयोगी है। आइए, ठीक से शुरू करते हैं। आपने कहा था कि आत्मीयता रूपों के बीच के शून्य से संबंधित है। मैं इसे सुन रहा हूं। आप जहां हैं, वहां को महसूस कर रहा हूं, यह महसूस करके कि आप कहां नहीं हैं। गुरुजी एकदम स्थिर खड़े रहे। क्या आप मुझे महसूस कर सकते हैं? 12 फीट, थोड़ा बाईं ओर। आप नंगे पैर हैं, मैं फर्श पर भार का वितरण महसूस कर सकता हूं।
एक विराम। और पूर्वी छात्रावास में 2 छात्र जाग रहे हैं और एक सोने का नाटक कर रहा है। और कुछ, मुझे लगता है कोई जानवर, बड़ा परिसर के उत्तर में जंगल से गुजर रहा है। चित्रगुप्त कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से और लगभग आश्चर्य भरे स्वर में कहा, छाया को इस संवेदनशीलता तक पहुंचने में 3 महीने लगे। राहु ने अपनी आंखें खोलीं। मैं ये जीवन भर करता रहा हूं। आपने स्वयं कहा था। हाँ, गुरुजी ने उन्हें गौर से देखा। लेकिन इसे सचेत रूप से करना, केवल ग्रहण करने के बजाय सुनने का चुनाव करना, वे रुक गए। आपने यह आज रात, एक बातचीत के बाद, स्वयं किया। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, राहु ने कहा। और यह उपयोगी प्रतीत हुआ। चित्रगुप्त ने उसकी ओर देखा। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की, दुर्लभ मुस्कान आ गई। जी हाँ, उन्होंने कहा। ये वाकई उपयोगी है। चलो, ठीक से शुरू करते हैं। पहले सप्ताह के अंत तक, वे चारों अब अतिथि नहीं रहे। चित्रगुप्त ने उन्हें सामान्य छात्रों के साथ सोने के लिए कमरा दिया, एक लंबा, नीचा छात्रावास जो लटकते पर्दों से विभाजित था, जिसमें सोने के लिए चटाइयां और छोटी व्यक्तिगत अलमारियां थीं, और एक साझा स्नानागार था जिसमें एक मोड़े गए नाले से पानी आता था। उन्होंने उन्हें बारी बारी से रसोई के काम सौंपे। उन्होंने उन्हें उन छात्रों के साथ नियमित सुबह के अभ्यास सत्रों में शामिल किया जो वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे थे। विशेष रूप से वरिष्ठ छात्रों ने इस पर ध्यान दिया। उस समय लौह कमल आश्रम में 32 छात्र थे। सबसे वरिष्ठ 3 युवा थे जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी और जो चित्रगुप्त के साथ 5 वर्ष या उससे अधिक समय से थे और साधना और युद्ध कौशल के ऐसे स्तर पर पहुंच चुके थे जो उन्हें सूर्यपुरा में औसत अभ्यासी से कहीं ऊपर रखता था। उनकी अनौपचारिक नेता द्रौपदी नाम की एक युवती थी। राहु ने चुपचाप अवलोकन करके ये निर्धारित किया था कि यह उसका जन्म का नाम नहीं था, बल्कि वह नाम था जो उसने आगमन पर अपनाया था, उस दृढ़ विश्वास के साथ जैसे कोई समझता हो कि नाम भी एक प्रकार की साधना है। द्रौपदी 6 वर्षों से प्रशिक्षण ले रही थी। द्रौपदी का कलारिपेटू नृत्य इतना सहज था कि अर्जुन उसे निडर होकर देखते रहे और पृथ्वी तत्व से संबंधित उनकी साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि चित्रगुप्त ने एक बार अर्जुन के सामने कहा था कि वह द्वितीय लोक के करीब पहुंच रही थी। वह सबसे कठिन साधना करने वाली, अपना सब कुछ समर्पित करने वाली और गुरु की सबसे महत्वपूर्ण शिष्या बनने की उम्मीद रखने वाली थी, और अर्जुन को इस बात पर पूरा भरोसा था। फिर 4 बाहरी शिष्य आए और गुरु ने एक सप्ताह में उनके साथ उतना समय बिताया जितना उन्होंने द्रौपदी के साथ 1 महीने में भी नहीं बिताया था। द्रौपदी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वह निर्दयी भी नहीं थी। लेकिन वह अपने अस्तित्व और अपनी उपलब्धियों को लेकर बहुत सचेत थी और परिसर में अचानक हुए इस बदलाव को उन्होंने बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार नहीं किया। पहला महत्वपूर्ण क्षण 8वें दिन आया। सुबह का अभ्यास, पूरा परिसर भरा हुआ था। चित्रगुप्त अभ्यास कक्ष के मध्य भाग में वरिष्ठ शिष्यों को पृथ्वी साधना की एक उन्नत तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे। चारों नए शिष्य परिधि पर खड़े होकर देख रहे थे और अपना अभ्यास कर रहे थे। प्रथम लोक के गहन अभ्यास के 1 सप्ताह बाद अर्जुन ने अपने कलरिपेटू रूपों में पृथ्वी अग्नि ऊर्जा को इस प्रकार एकीकृत करना शुरू कर दिया था जो तेजी से स्पष्ट होता जा रहा था। द्रौपदी उन्हें मंच के दूसरी ओर से देख रही थी। फिर वह केंद्र में आई और पूर्ण शिष्टाचार के साथ साथ एक चुनौती भी देते हुए बोली, द्वंद्व करें। मैं देखना चाहती हूं कि गुरु क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। उन्होंने अंतर्धारा को सही ढंग से समझ लिया। ये शत्रुता नहीं थी। यह एक माप था। वह जानना चाहती थी कि उनका वास्तविक दृष्टिकोण क्या है। हाँ, उन्होंने कहा। वे अभ्यास कक्ष में चले गए। चित्रगुप्त देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। द्रौपदी ने 6 साल का प्रशिक्षण लिया था जबकि अर्जुन ने स्वयं ही यह अभ्यास किया था और उन्हें केवल 1 सप्ताह का गहन मार्गदर्शन मिला था। वह आकार में छोटी और गति में तेज भी थी। और उसकी तकनीक में ऐसी निपुणता थी जो अर्जुन की तकनीकों में बिल्कुल नहीं थी। वह नियंत्रित दक्षता के साथ उस पर टूट पड़ी, उसे अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि केवल सटीक आकलन करने की कोशिश कर रही थी, और अर्जुन ने पहले 30 सेकंड मुख्य रूप से उसकी तकनीक और अपनी तकनीक के बीच के अंतर को कम करने में बिताए। फिर उसके भीतर कुछ शांत हुआ। वही शांति जो पत्थर के साथ हुई थी। उसने उसकी तकनीक का मुकाबला करना बंद कर दिया और उसके नीचे छिपी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। पृथ्वी अग्नि का संबंध तेज नहीं होता, ये गहराई से काम करता है। हर बार जब वह अपना वजन बदलती, तो वह उसे उसके शरीर में देखने से पहले ही जमीन पर महसूस कर लेता। हर बार जब वह प्रहार की तैयारी करती, तो प्रहार होने से 3 पल पहले ही तैयारी का तनाव स्पष्ट हो जाता। वह इस मुकाबले में नहीं जीता। वह जीतने वाला भी नहीं था। उसकी तकनीक वास्तव में श्रेष्ठ थी, और 1 सप्ताह के साधना अभ्यास से यह अंतर खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक टिका रहा, और 2 बार उसने उसके हमलों को इस तरह से मोड़ा कि उसे रुककर अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। जब चित्रगुप्त ने समय समाप्त होने की घोषणा की, तो द्रौपदी पीछे हट गई और अर्जुन को एक नए भाव से देखा। उसमें अभी स्नेह नहीं था, बल्कि अपने स्वयं के भावों का पुनर्मूल्यांकन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गणना को अद्यतन कर रही हो। तुम्हें औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्होंने कहा। नहीं, लेकिन तुम परिस्थितियों को समझ रहे हो। उन्होंने अर्जुन के पैरों की ओर देखा कि कैसे उनका भार हमेशा जानता था कि कहाँ रहना है।
पृथ्वी से जुड़ाव। मुझे इस सप्ताह हमारे पास आने वाले किसी व्यक्ति से इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। उनके भावों में कुछ बदलाव आया। ज्यादा नहीं, वह अपने भावों को लेकर सतर्क थी, जैसा कि वे लोग होते हैं जिन्होंने ये सीख लिया है कि खुलेपन की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा। गुरु किसी पर इतना निवेश नहीं करते, उन्होंने शांत स्वर में कहा, केवल अर्जुन के लिए, न कि वहां मौजूद लोगों के लिए। 6 वर्षों में मैंने उन्हें केवल 2 शिष्यों पर इतना ध्यान देते देखा है। उनमें से एक मैं थी। वह थोड़ी देर रुकी। तुम चारों के पास निशान हैं। जीवित निशान। मैंने उनके बारे में पढ़ा है। मैं समझती हूं कि वे मायने रखते हैं। एक और विराम। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा कि उसने हमें आने वाली घटनाओं के बारे में नहीं बताया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसने सोचा कि इस बात का बुरा लगना वाजिब है। हमें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, उसने कहा। हमने इनमें से कुछ भी नहीं चुना। उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर उसने सिर हिलाया, एक ही बार में, सटीक ढंग से, उस तरह का सिर हिलाना जो किसी खास तरह की चर्चा को समाप्त करता है। मेहनत करो, उसने कहा। वह तुम्हें जो दे रहा है उसे बर्बाद मत करो। वह वापस जमीन पर बैठ गई। बाद में, विक्रम ने कहा, वह इस परिसर में सबसे गंभीर व्यक्ति है। दूसरे नंबर पर, राहु ने बिना कुछ विस्तार से बताए कहा। किरण, जो चुपचाप परिसर के आपसी संबंधों को ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई व्यक्ति जिसने वर्षों एक छोटे समुदाय में बिताए हों जहां ऐसी बातें बहुत मायने रखती हैं, वह महत्वपूर्ण होने वाली है। जब हम यहां से जाएंगे तो उसे यह याद रहेगा। अर्जुन को सब याद रखते हैं, राहु ने प्रशंसा के बजाय तटस्थ टिप्पणी करते हुए कहा। अर्जुन अपने हाथों को देख रहा था, अगर वह ध्यान से देखे तो उसकी त्वचा के नीचे साधना के मार्ग हल्की सुनहरी गर्माहट के रूप में दिखाई दे रहे थे। हमें उनका सम्मान चाहिए, उसने कहा। सिर्फ सहनशीलता नहीं। हम यहाँ कई महीनों तक रहेंगे। ये परिसर उन महीनों के लिए हमारा घर है। अगर वे हर समय हमसे नाराज रहेंगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो, विक्रम ने कहा, इसलिए हम मेहमानों की तरह व्यवहार नहीं करते। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम जहां तक हो सके मदद करते हैं। हम उनके साथ अभ्यास करते हैं, उनसे ऊपर नहीं। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। वे यहाँ हमसे ज्यादा समय से हैं। वे ऐसी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। ये भी सम्मान के योग्य है। राहु ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में निरंतर आकलन की जगह कुछ और आ गया, संक्षिप्त, लगभग अदृश्य। ये, उसने कहा, एक उचित दृष्टिकोण है। राहु से उनकी जान पहचान के इस चरण में अर्जुन ने सीखा था कि यह लगभग उच्च प्रशंसा के बराबर था। उसने इसे ले लिया। अंडस्को। वैद्य का नाम प्रिया था और वह चारों के वहां रहने के तीसरे सप्ताह के एक मंगलवार की सुबह लौह कमल आश्रम पहुंची। अर्जुन, जो एक बड़े पत्थर के साथ गहन अग्नि पृथ्वी ऊर्जा का अभ्यास कर रहे थे, अचानक पत्थर पर से अपना नियंत्रण खो बैठे। पत्थर गिर गया। सौभाग्य से वह अभ्यास के फर्श पर गिरा, किसी के पैर पर नहीं, हालांकि उसने मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया, जिसे चित्रगुप्त ने कुछ उदास भाव से देखा। प्रिया ने गिरे हुए पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। आश्रम की वरिष्ठ वैद्य, विमला जी नाम की एक गंभीर बुजुर्ग महिला, उनका स्वागत कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे एक पेशेवर दूसरे पेशेवर का स्वागत करता है, उन लोगों की कुशलता और व्यवहारिकता के साथ जिनके पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था और औपचारिकताओं पर खर्च करने के लिए बहुत कम समय था। वह शायद 18 वर्ष की थी। वह एक वैद्य का थैला लिए हुए थी, जिसे अर्जुन ने अपने ध्यान के एक अंश से देखा, जिसे वह बंद नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ही व्यवस्थित था, ढक्कन सावधानी से गांठों से बंद थे, पट्टा इस तरह से कसा हुआ था कि लंबी पैदल यात्रा के दौरान कंधे पर कम से कम तनाव पड़े। उसकी गहरी आंखें ऐसी थीं जो चीजों को ठीक से, पूरी तरह से देखती थीं, बिना कहीं से भटके। उसके बाल एक व्यावहारिक वैद्य की तरह चोटी में बंधे थे। वह ऐसे सधे कदमों से चल रही थी जैसे उसे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने की आदत हो। संक्षेप में, वह किसी भी व्यक्तिगत विशेषता में बिल्कुल साधारण थी, और इन विशेषताओं के संयोजन ने अर्जुन के मन में एक ऐसी अनुभूति पैदा की जिसका उसे पहले कोई विश्वसनीय अनुभव नहीं था, जो इसलिए अत्यंत भ्रमित करने वाली थी। उसने पत्थर उठाया, उसे वापस रख दिया, उसने साधना अभ्यास फिर से शुरू किया। उसने अगले 30 मिनट तक प्रिया की ओर नहीं देखा। बाद में उसने सोचा कि यह आश्रम में आने के बाद से एकाग्रता का उसका सबसे निरंतर प्रयास था और यह पत्थर पर केंद्रित नहीं था। प्रिया कोई चिन्ह धारक नहीं थी। वह एक घुमंतु वैद्य थी, उन घुमंतु चिकित्सकों में से एक जो छोटे या गरीब गांवों और समुदायों के बीच घूमती रहती थी, जहां स्थायी वैद्य नहीं होते थे, और अपने कौशल और सामग्री को उन दूरियों तक ले जाती थी जहां स्थायी वैद्य नहीं जा पाते थे। विमला जी जाहिर तौर पर उनके परिवार को जानती थी, जिस संबंध के कारण वह आश्रम में आई थी। वह उन व्यवहारिक पेशेवर नेटवर्कों में से एक था जिन्हें वैद्य उसी सावधानी से बनाए रखते थे जैसे व्यापारी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखते हैं। वह 2 सप्ताह के लिए रुक रही थी। वह विमला जी के साथ चिकित्सा कार्य में सहयोग करेंगी, आश्रम के विशाल उद्यानों से अपनी जड़ी बूटियों का कुछ भंडार भरेंगी और फिर दक्षिण की ओर प्रस्थान करेंगी। किरण, जो चारों में से एकमात्र ऐसी थी जिनका प्रिया के साथ पेशेवर रूप से कुछ संबंध था, ने पहले दिन दोपहर को उनसे औषधीय तैयारियों के बारे में बात की।
अर्जुन लगभग 30 फीट की दूरी से इस बातचीत को देख रहा था और दिखावे के तौर पर अपनी साधना में लीन था। और उसे ये देखकर चिढ़ हुई कि वह साधना अभ्यास से ज्यादा बातचीत पर ध्यान दे रहा था। किरण, जो हर बात पर गौर करती थी, उसने यह बात नोटिस की। उसने कुछ नहीं कहा। वह दयालु था। अर्जुन और प्रिया की पहली सीधी बातचीत उसके निवास के चौथे दिन शाम के भोजन के समय हुई। यह कोई योजनाबद्ध बातचीत नहीं थी। वह अपना खाना लेकर खाने की मेज पर बैठ गया और वह पहले से ही वहां थी और एक साथ भोजन करने के सामाजिक नियमों के अनुसार बातचीत का न होना ही अपने आप में एक तरह का संदेश होता। इसलिए उसने खाने के बारे में कुछ सामान्य सी बात कही और उसने भी कुछ सामान्य सी बात कही और वे उन लोगों की तरह शांति से भोजन करते रहे जो मौन में सहज महसूस करते हैं। फिर उसने बिना सोचे समझे कहा, तुम्हारा बायां कंधा, तुम उस पर ज्यादा जोर दे रहे हो। उसने उसकी ओर देखा। नहीं, हाँ, थोड़ा सा। तुम 3 दिनों से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बोलने का तरीका सीधा और सरल था, जैसा कि अर्जुन उन लोगों से सुनने का आदी था जो अपना ज्यादातर समय व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में बिताते थे। पुरानी चोट, अभ्यास के दौरान, पिछले हफ्ते, कुछ नहीं है। शायद कंधे की घुमाने वाली मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। यहाँ की मांसपेशी। उन्होंने एक छोटे से इशारे से, जो पेशेवर और बिल्कुल सहज था, संबंधित हिस्से की ओर इशारा किया। अगर आप बार बार उसी तरह से काम करते रहेंगे तो ये काम ही अपने आप में एक समस्या बन जाएगा। शरीर उस हिस्से के आसपास मांसपेशियों की स्मृति बना लेता है। वह थोड़ी देर रुकी। अगर आप चाहें तो मैं इसे देख सकती हूँ। इसमें 10 मिनट लगेंगे। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। उनके मन में कई बातें तेजी से आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा। रात के खाने के बाद जड़ी बूटियों के भंडार के बगल वाले छोटे से उपचार कक्ष में प्रिया ने किसी भी वैद्य द्वारा किसी भी मरीज की जांच करने के तरीके से पूरी तरह से व्यवहारिक और पेशेवर ढंग से संबंधित मांसपेशी को ढूंढा, जैसे किसी ने ये काम 100 बार किया हो। और अर्जुन बिल्कुल शांत बैठे रहे और बहुत सावधानी से सांस लेते रहे। यहाँ, उन्होंने एक कसी हुई जगह ढूंढते हुए कहा, क्या आपको यह महसूस हो रहा है? हाँ, आपको 4 दिनों तक उस हाथ का इस्तेमाल सिर के ऊपर दबाने वाली गति में नहीं करना है। और मैं आपको एक मरहम दूंगी। उसने अपना ध्यान हटा लिया और अपनी पुरानी डायरी में एक छोटा सा नोट लिखा। तुम सब साधक एक जैसे हो। तुम ऊर्जा को इतनी तीव्रता से महसूस करते हो कि तुम्हें अपने साधारण शरीर का एहसास ही नहीं होता। ये पूरी तरह गलत नहीं है, अर्जुन ने स्वीकार किया। उसने उसके हाथ की ओर देखा, वह अंबर का निशान, जो अब उसके हाथ में हमेशा मौजूद रहता था और जिसे वह लगभग नजरअंदाज कर चुका था। क्या दर्द होता है? निशान, नहीं, कभी कभी गर्म लगता है। उसने और कुछ नहीं पूछा, जिसकी उसने सराहना की। कई लोग पहली बार इन निशानों को देखकर या तो श्रद्धा से भर जाते हैं, या डर जाते हैं, या फिर बहुत उत्सुक हो जाते हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल होता है। प्रिया ने इसे बस एक जानकारी के रूप में दर्ज किया और आगे बढ़ गई। धन्यवाद, उसने कहा, जब उसने अपनी बात पूरी कर ली। हाथ को सिर के ऊपर मत उठाओ। 4 दिन। वह अपनी मरहम की बोतल का ढक्कन लगा रही थी, उसकी तरफ देखे बिना। और अगर तुम इसी तीव्रता से अभ्यास करते रहोगे, तो समस्या बढ़ने से पहले वापस आकर किसी से अपनी जांच करवा लेना। वैद्य रोकथाम के लिए होते हैं, सिर्फ इलाज के लिए नहीं। वह खड़ा हो गया। फिर, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा था जो इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार करवाना चाहता था, तुम इसमें बहुत अच्छी हो। उसने मरहम की बोतल से नजरें ऊपर उठाईं। एक पल के लिए, दीपक की रोशनी वाले कमरे में, उसने सीधे उसकी ओर देखा, पूरी तरह से उसकी आंखों में, जिस तरह उसकी आंखें कुछ करती थीं। हाँ, उसने सरलता से कहा। मुझे पता है। वह छात्रावास वापस चला गया। वह अपनी चटाई पर लेट गया और कुछ देर छत को देखता रहा। उसके सामने वाले पलंग में किरण की आवाज अंधेरे से बहुत धीमी आई, ओवरहेड प्रेस के बिना 4 दिन। कंधा ठीक हो जाएगा। अर्जुन छत को घूरता रहा। सो जाओ, किरण, मैं बस कह रही थी, सो जाओ। सन्नाटा। फिर, अंधेरे से आवाज आई, वह बहुत काबिल है। अर्जुन ने अपनी बांह अपनी आंखों पर रख ली। एम्बर का निशान गर्म और स्थिर रूप से धड़क रहा था और उसे शांत करने के उसके प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मीरा जासूसी करने के लिए आश्रम आई थी। बाद में यह बात स्पष्ट हो गई। समस्या ये थी कि उस समय ये बात स्पष्ट नहीं थी, जिससे या तो उसकी कुशलता का पता चलता था या फिर आश्रम के गहन साधना कार्यों में व्यस्त होने का, शायद दोनों ही बातें। वह चौथे सप्ताह में आए और खुद को पूर्व साम्राज्यवादी साधना सिद्धांतों में रुचि रखने वाली एक विख्यात विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके पास उचित दस्तावेज और अकादमिक साहित्य का प्रभावशाली ज्ञान था। चित्रगुप्त, जो आसानी से धोखा नहीं खाते थे, लेकिन ये भी मानते थे कि जटिल इरादों वाले लोग भी वास्तविक स्थानों पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ने उसे अस्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया। वह 20 वर्ष की थी। विक्रम ने उसके आगमन के पहले 20 मिनटों के भीतर ही यह निर्धारित कर लिया कि वह उच्च कुलीन वर्ग से थी। जिस तरह से वह किसी भी स्थान पर स्वयं को स्थापित करती थी, उससे पता चलता था कि उसने जीवन भर सर्वोत्तम उपलब्ध स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया था, और जिस तरह से वह इस अधिकार को छिपाते हुए अपनी स्थिति को नियंत्रित करती थी, उससे प्रशिक्षण का पता चलता था।
उसकी पैनी निगाहें थीं और विद्वानों की तरह नोट्स लेने की आदत थी, और वह हर चीज में इतनी व्यापक रुचि रखती थी जो या तो वास्तविक बौद्धिक जिज्ञासा थी या उत्कृष्ट कौशल। विक्रम को दोनों का अनुभव था और वह शुरू में तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा। उसे इस बात का भी एहसास था, एक ऐसे व्यक्ति की खास झुंझलाहट के साथ जो खुद को फालतू बातों से बेपरवाह मानता है, कि वह उस तरह से आकर्षक थी जिस तरह से बुद्धि और इरादे का मेल चेहरे पर दिखता है। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और मीरा पर पूरा ध्यान दिया। दूसरे दिन के अंत में उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। विक्रम अभ्यास कक्ष में देर तक काम कर रहा था। हवा के प्रति उसकी संवेदनशीलता का सबसे अच्छा अभ्यास शाम को होता है जब हवा अलग तरह से चलती है, जंगल और खुले मैदान के तापमान के अंतर को साथ लेकर, और मीरा परिसर के दूसरी ओर बने मंडप में नोट्स बना रही थी। संयोग से उसने अपने काम से नजरें उठाईं और मीरा की नजरें उसके नोट जर्नल पर टिकी, जो उस पाठ पर नहीं थी जिसे वह लिख रही थी, बल्कि उसकी कलाई पर थी। निशान पर वह एक रेखाचित्र बना रही थी। उसने अपनी हरकतों में कोई बदलाव किए बिना अपना अभ्यास जारी रखा। उसने जानकारी दर्ज कर ली। बाद में जब परिसर शांत हो गया तो वह मंडप में गया। वह अभी भी वहीं थी। दीपक धीमी रोशनी में जल रहा था। उसके नोट्स, असली नोट्स, सारगर्भित और वास्तव में उस साधना सिद्धांत से संबंधित जिसका उसने उल्लेख किया था, उसके सामने फैले हुए थे। चित्र एक अलग पृष्ठ पर था, मुख्य नोट्स के नीचे आंशिक रूप से। वह इतनी समझदार थी कि उसने उसे आते हुए देख लिया और उसके आने से पहले ही बिना किसी हड़बड़ी के उसे ढक दिया था। वह बिना बुलाए उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी उन तीखी आंखों से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। निशान, उसने कहा, तुम 2 दिनों से इसका अवलोकन कर रही हो। मैं एक विद्वान हूं। मैं चीजों का अवलोकन करती हूं। नोट्स असली हैं, उसने स्वीकार किया। खेती के सिद्धांत में आपकी रुचि वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन चिन्ह बनाना अकादमिक कार्य से अलग है और आप इसे किसी को भेज रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज को पूरी तरह शांत रखा, जैसे वे हर बात को शांत रखते थे। आज रात नहीं, आप कल आए थे। उपयोगी रिपोर्ट लिखने से पहले आपको कम से कम 1 सप्ताह तक अवलोकन करना होगा। लेकिन अंततः वह उन्हें काफी देर तक देखती रही। वह देख सकते थे कि वह निर्णय ले रही थी, वह जो जानते थे, जो साबित कर सकते थे, और उनके पास क्या विकल्प उपलब्ध थे, उनका हिसाब लगा रही थी। आप ही हैं राठौड़ के लड़के, उसने कहा। विक्रम, वह पतित कुलीन। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं वही हूं जो मैंने बताया। एक विद्वान, जो एक अज्ञात नियोक्ता के लिए चिन्ह धारकों पर खुफिया जानकारी भी जुटा रहा है। उन्होंने मेज पर हाथ जोड़ लिए। मैं आपका पर्दाफाश नहीं करने वाला। मैं चाहता हूं कि आप इसे शुरू से ही समझ लें, इससे परिसर में अशांति फैल जाएगी और स्वामी को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक ईमानदार बातचीत चाहता हूं। उन पैनी निगाहों से एक और लंबा आकलन। माल्होत्रा परिवार, उसने आखिरकार कहा। वर्तमान स्वामी नहीं, उनके पिता, जो सेवानिवृत्त हैं और जिनके अपने हित हैं जो उनके पुत्र के हितों से काफी भिन्न हैं। वे संरेखण के बाद से ही चिन्हों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्हें जानकारी चाहिए, कार्रवाई नहीं। और एक सेवानिवृत्त माल्होत्रा स्वामी को अग्निमार्ग के अभ्यासकर्ताओं के बारे में जानकारी से क्या चाहिए? सुरक्षा, उसने कहा। वे 50 वर्षों से दरबार में हैं। वे जानते हैं कि सम्राट किस ओर झुक रहे हैं, और उन्हें यकीन नहीं है कि वे बिना विकल्पों के उस दिशा में जाना चाहते हैं। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। यदि चिन्ह वही परिणाम देते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में सुझाए गए हैं, तो इस साम्राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। जब ऐसा होगा, तब वे सही स्थिति में रहना चाहते हैं। विक्रम ने उसे गौर से देखा। तुम मुझे ये बता रही हो, तुम वैसे भी इसका अधिकांश हिस्सा निर्धारित कर लेती। शायद, या मैं इस बारे में गलत होता कि तुम किस परिवार के लिए काम करती हो। वह रुका। दुष्यंत माल्होत्रा, तुम उनके दादा के लिए काम करती हो, उनके पिता के लिए नहीं। उसके चेहरे पर कुछ हल्का सा बदलाव आया, पूरी तरह से आश्चर्य नहीं, बल्कि किसी के आकलन में बदलाव का आभास। हाँ, उसने कहा। वह खड़ा हो गया। अपनी टिप्पणियां जारी रखो। अपने नोट्स बनाते रहो। शोध कार्य वास्तविक है और गुरु को राजनीतिक जटिलताओं पर गंभीरता से विचार करने वाले एक समर्पित व्यक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई जानकारी दी जिससे इस परिसर को खतरा हो, तो मैं चित्रगुप्त को सब कुछ बता दूंगा। तुरंत उसने उसकी ओर देखा। ये तो बहुत ही सख्त पाबंदी है। यह उचित है। वह अंधेरे परिसर से होते हुए छात्रावास की ओर वापस चला गया। उसकी कलाई पर हवा का निशान सामान्य से अधिक तेजी से घूम रहा था, किसी अज्ञात धारा के कारण। उसने सोचा, वह किसी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए काम कर रही है जिसकी निष्ठाएं निश्चित हैं, और वह हमारे बारे में खुफिया जानकारी जुटा रही है। और मैंने उसे बस एक ढांचा दिया जिसके भीतर वह इसे जारी रख सके, क्योंकि वह सचमुच बुद्धिमान है और उसके अवलोकन समझने में उपयोगी हो सकते हैं, और मैं उसे वहीं रख रहा हूं जहां मैं उसे देख सकूं, बजाय इसके कि उसे उन तरीकों से काम करने के लिए मजबूर करूं जिन्हें मैं देख नहीं सकता। उसने सोचा, ये या तो बहुत चालाकी है या बहुत मूर्खता, और शायद दोनों। उसने सोचा, उसकी आंखें, जब उसने खुद को समायोजित किया, सम्मान जैसी किसी चीज की बहुत क्षणिक झलक। उसने इसे अप्रासंगिक मान लिया। वह इसे अप्रासंगिक रखने में हमेशा की तरह कम सफल रहा।
छात्रावास में राहु जाग रहा था। राहु हमेशा जागता रहता था जब परिसर के पास कुछ दिलचस्प होता था, जिससे विक्रम कुछ देर के लिए असहज हो गया, इससे पहले कि उसे याद आया कि राहु ने जाहिरा तौर पर उन्हें सीमित परिचालन विश्वास देने का फैसला किया था। राहु की निगाहें कमरे को पार करते हुए उसका पीछा कर रही थीं। कुछ नहीं कहा, विक्रम लेट गया, छत को घूरता रहा। बाहर रात की हवा परिसर से गुजर रही थी और मंडप में कहीं जटिल निष्ठाओं वाला एक विद्वान उन चीजों के बारे में बहुत सावधानीपूर्वक नोट्स बना रहा था जो मुख्य रूप से प्राचीन साधना सिद्धांत नहीं थी। और विक्रम की कलाई पर हवा का निशान अंधेरे में चुपचाप सर्पिलाकार हो रहा था। अंडिस्को जारा जंगल से बाहर आई। नाटकीय ढंग से नहीं, वह सुबह सुबह आश्रम के उत्तरी प्रवेश द्वार पर अचानक प्रकट हुई, जब परिसर में ज्यादातर लोग जाग भी नहीं रहे थे। वह शांत और कुशलता से चल रही थी, मानो उसने काफी दूरी तय कर ली हो और किसी को बताने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करना चाहती हो। उसके पास एक यात्री का थैला था, कमर पर एक छोटी सी तलवार थी, मानो तलवार उसके लिए कोई दिखावा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक उपकरण हो। उसके चेहरे पर एक खास तरह की खामोशी थी जिसे राहु ने तुरंत पहचान लिया। उसने उस खामोशी को इसलिए पहचाना क्योंकि उसमें भी वही खामोशी थी और उसका स्रोत भी वही था। वर्षों तक दुनिया में इस तरह से रहना कि किसी का ध्यान उस पर न जाए। उसने उसका चेहरा भी पहचान लिया। उसने उसे आखिरी बार 4 साल पहले चंद्रपुर शहर में दूर से देखा था। तब वह छोटी थी, 16 साल की, और राहु 15 साल का, और वह एक ऐसे आदमी से 6 कदम पीछे चल रही थी जिसे 3 शहरों के आपराधिक गिरोहों में केदार साहू के निजी हत्यारे के रूप में पहचाना जाता था। वह एक ऐसे संयमित, भारहीन व्यक्ति की तरह चल रही थी जिसे व्यापक प्रशिक्षण मिला था और वह इस बात से भी बहुत दुखी थी कि उसका प्रशिक्षण कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। राहु ने उसे तभी नजरअंदाज कर दिया था। एक असामान्य व्यक्ति, एक असामान्य स्थिति में। वह कभी कभार उसके बारे में सोचता था, ठीक वैसे ही जैसे आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका कोई स्पष्ट समाधान नहीं होता। अब वह लौह कमल आश्रम के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और सीधे उसकी ओर देख रही थी। आश्चर्य से नहीं, उसे पता था कि वह वहां है, जिसका अर्थ था कि उसने उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गई थी, जो अपने आप में एक विशेष जानकारी थी। जारा, उसने कहा, अभिवादन करते हुए। स्वागत नहीं, राहु। वही लहजा। परिसर में हलचल शुरू हो रही थी, पहले छात्र बाहर निकल रहे थे, रसोई अपना काम शुरू कर रही थी। राहु ने विकल्पों का आकलन किया और कहा, परिसर के उत्तर में एक जगह है, साफ दिखाई देता है, हम वहां बात कर सकते हैं। उसने सिर हिलाया। परिसर के उत्तर में वह जगह जंगल की ओर देखने वाली एक छोटी सी चट्टान थी। उसने इसे पहले सप्ताह में खोजा था और इसे ठीक इसी तरह की बातचीत के लिए उपयुक्त माना था। एकांत, दूर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दिखाई देने योग्य, बंद जगहों में असहज महसूस करने वाले 2 लोगों के लिए आरामदायक। वे चट्टान के विपरीत किनारों पर बैठ गए। दोनों बाहर की ओर मुंह करके बैठे थे। ये बैठने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के बीच किसी तरह की बातचीत की जरूरत नहीं पड़ती थी। केदार साहू, उसने कहा। वह मर गया है, उसने कहा। यह नई जानकारी थी। उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे ग्रहण कर लिया। कब? 3 हफ्ते पहले। गठबंधन से संबंधित कुछ साम्राज्य की बड़ी शक्तियां अपनी स्थिति बदल रही हैं, और उनमें से एक के साथ केदार साहू का समझौता बेहद निर्णायक तरीके से टूट गया। उसने पेड़ों की ओर देखा। उसका संगठन बिखर रहा है। उसके लेफ्टिनेंट टुकड़ों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और उसके साथ आपका अनुबंध उसके जीवन के साथ समाप्त हो गया। वह थोड़ी देर रुकी। मैं अब कार्यरत नहीं हूं, लेकिन तुम यहां हो, राहु ने कहा। तुमने मेरा पीछा करते हुए मुझे यहां तक पहुंचाया। मैंने निशानों का पीछा किया, उसने कहा। संरेखण के बाद, जो देखना जानता है उसके लिए उनका पीछा करना मुश्किल नहीं था। उपमहाद्वीप में सक्रिय अग्नि मार्ग के 4 चिन्ह, वे खेती के वातावरण में एक तरह का निशान छोड़ जाते हैं। केदार साहू के पास निगरानी के लिए लोग थे। मैं उनमें से एक थी। क्या उन्हें निशानों के बारे में पता था? उन्हें लगभग सब कुछ पता था। काला दृष्टि संग्राहक संगठन ने उनसे संपर्क किया था और वह 6 महीने से उन्हें ट्रैकिंग जानकारी दे रहे थे। यही वह व्यवस्था थी जिसका अंत बुरा हुआ। राहु ने उसकी ओर देखा। व्यवहारिकता के लिए उसके बाल छोटे कटे हुए थे और उसका चेहरा बहुत कम भाव प्रकट करना सीख चुका था। उसने ये भी पहचान लिया, अभिव्यक्ति की मितव्ययता जो ऐसे वातावरण से आती है जहां अभिव्यक्ति ऐसी जानकारी होती है जिसका उपयोग आपके खिलाफ किया जा सकता है। उसके अनुमान के अनुसार वह 20 वर्ष की थी। केदार साहू की नौकरी के 4 वर्षों ने उसके भीतर कुछ ऐसा अंकित कर दिया था जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। तुम मेरे पास क्यों आई? उसने कहा। तुम निशानों के स्थान की जानकारी खरीदने वाले को बेच सकती थी। बेहतर होता, उसने सहमति जताते हुए कहा। काला दृष्टि से अच्छी कीमत मिलती। उसने जंगल की ओर देखा। मैं 4 साल से जानकारी और आज्ञा पालन बेच रही हूं। मैं इससे थक चुकी हूं। सन्नाटा छा गया। पेड़ों में कहीं एक पक्षी ने चहचहाया। तुम क्या चाहती हो? राहु ने पूछा। मैं चाहती हूं, उसने सावधानी से कहा, जैसे किसी ने इस बारे में काफी सोच विचार कर लिया हो, जो मैं कर रही हूं उसे बंद करना। मुझे अभी व्यवहारिक रूप से इसका मतलब नहीं पता,
लेकिन मुझे पता है कि स्थान बेचने के बजाय विशेष रूप से तुम्हारे पास आना इस पल का वह रूप था जिसके साथ मैं आसानी से जी सकती थी। राहु ने इसे महसूस किया। तुम हमसे जुड़ने के लिए नहीं कह रही हो। नहीं, मैं नहीं कह रही हूं, ये पूछना मेरा काम नहीं है, और तुम्हारे पास हाँ कहने का कोई कारण नहीं है। अंत में उसने सीधे उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं कहाँ खड़ी हूं। मैं क्या जानती हूं, और मैं इसका क्या उपयोग नहीं करने वाली हूं। और मैं शायद पूछ रहा हूं कि क्या मैं यहाँ कुछ ऐसा उपयोगी काम कर सकता हूं जो मैं अब तक नहीं कर रहा हूं। उसने उसकी ओर देखा। उसने चित्रगुप्त की कही बात पर विचार किया। जब उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं थी, तब भी वह अकेली थी, और इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने एक डोरी और एक जंजीर के बीच की दूरी के बारे में सोचा। कुटिया, उसने कहा। चित्रगुप्त, जैसे ही तुम अंदर जाओगी, वह तुम्हें पहचान लेंगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए। मुझे पता है, और फिर भी तुम अंदर जाना चाहती हो। हाँ, वह खड़ा हो गया, एक पल के लिए पेड़ों को देखा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। कभी कभी, चंद्रपुर के बाद से, जिस तरह से तुम चल रही थी। उसने ऊपर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया, छोटा, संयमित, लेकिन मौजूद। 6 कदम पीछे, उसने कहा। हाँ, मुझे लगा कि तुम कुछ हिसाब लगा रहे हो। फिर भी, मैं थी, उसने कहा। मुझे बस यह नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, गर्मजोशी से नहीं, बनावटी खुलेपन से नहीं। बस एक हाथ, बढ़ाया हुआ, उस व्यक्ति के व्यवहारिक तरीके से जिसने तय कर लिया है कि यही अगला उचित कदम है। उसने हाथ थाम लिया, खड़ी हो गई। वे साथ साथ परिसर की ओर वापस चले, करीब नहीं, उन लोगों की तरह नहीं जिन्होंने कोई समस्या सुलझा ली हो, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ, जो उन दोनों के सामान्य व्यवहार से पहले ही अलग था। परिसर में, चित्रगुप्त ने उन्हें आते देखा। उसने अपनी उन शांत, नम आंखों से ज़ारा को कुछ देर तक देखा। फिर उसने कहा, अंदर आओ। तुम्हें भूख लगी है। राहु ने गौर किया कि उसने उनसे भी ठीक यही कहा था। उसने यह बात भी याद रख ली। कुछ समय तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा, हर कोई चारों चिन्हों के आधार पर अपनी साधना में लीन था। लेकिन प्रशिक्षण के 47वें दिन एक अप्रत्याशित हमला हुआ। ये हमला आधी रात और भोर के बीच के उस संवेदनशील समय में किया गया, जब मनुष्य की सतर्कता सबसे कम होती है। स्पष्ट था कि इस आक्रमण की योजना अत्यंत सोच समझकर और सटीक रणनीति के साथ बनाई गई थी। वे एक साथ 3 दिशाओं से आए, मुख्य मार्ग से, पूर्वी जंगल के किनारे से, और उत्तरी पहाड़ी से, जिसे राहु ने अपने आगमन के दिन परिसर का सबसे सुरक्षित और कमजोर बिंदु बताया था। राहु सो नहीं रहा था। वास्तव में, जब हमला शुरू हुआ तब वह सोया नहीं था। अंधकार में स्थान की संवेदनशीलता में किसी चीज ने उसे पहले काल दृष्टिकर्मी के परिसर के बाहरी किनारे पर पहुंचने से 12 मिनट पहले जगा दिया था। वह 4 मिनट तक स्थिर लेटा रहा, स्पर्श से मार्ग का नक्शा बना रहा था, आसपास के स्थान में उनकी अनुपस्थिति के आकार से उनकी उपस्थिति की गिनती कर रहा था। 15 सुसज्जित पेशेवर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसने अर्जुन के कंधे को छुआ। अर्जुन जलती हुई माचिस की तरह जाग उठा, तेजी से और पूरी तरह, बीच की कोई अवस्था नहीं। कितने हैं? अर्जुन ने कहा। कोई सवाल नहीं। 15। 3 दिशाएं। उत्तरी पहाड़ी सबसे हल्की है, 4 कर्मी। मुख्य मार्ग सबसे भारी है, 7। अर्जुन पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने विक्रम और किरण को उसी शांत और संयमित ढंग से जगाया। कोई शब्द नहीं, उन्होंने 47 दिनों में इशारों की एक पर्याप्त साझा शब्दावली विकसित कर ली थी। राहु चित्रगुप्त को खोजने गया। उसने उन्हें पहले से ही जागा हुआ, कपड़े पहने हुए, अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े, अंधेरे परिसर को देखते हुए पाया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे कुछ समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और आज रात इसके होने पर उन्हें बस थोड़ा सा अफसोस था। छात्र, राहु ने कहा। द्रौपदी उन्हें पहले ही ले जा रही है, चित्रगुप्त ने कहा। हमारे पास एक निकासी मार्ग है, दक्षिण की ओर नदी की सुरंग। मैंने इसे 20 साल पहले इसी विशेष परिस्थिति के लिए बनवाया था। उन्होंने राहु की ओर देखा। तुम चारों को उनके साथ जाना होगा। नहीं, राहु ने कहा। बूढ़े गुरु ने उसकी ओर देखा। जिस रास्ते से बाकी लोग छात्रों का पीछा करेंगे, हम उसे रोक सकते हैं। उसने गुरु की आंखों में देखा। यही योजना है, हम उसे रोक सकते हैं। 15 योद्धाओं का 4 चिन्हारी योद्धाओं और तुम्हारे विरुद्ध होना, 15 योद्धाओं का 40 छात्रों और तुम्हारे विरुद्ध होने जैसा नहीं है। चित्रगुप्त ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर बोले, मरना मत। मेरा इरादा पक्का है। इसके बाद उनकी 4 तरफा साझेदारी की पहली असली लड़ाई शुरू हुई, जो सड़क किनारे हुई झड़प से बिल्कुल अलग थी, जो उनके एक साथ काम करने की शुरुआत थी। 47 दिनों के प्रशिक्षण से जो फर्क आया, वह मुख्य रूप से शक्ति के बारे में नहीं था। ये संचार के बारे में था। उन्होंने 7 सप्ताह आसपास के स्थानों में रहकर, एक ही मेज पर भोजन करके, एक दूसरे को काम करते हुए देखकर बिताए थे। उन्होंने बिना सोचे समझे एक दूसरे की स्थिति और उनके चलने के तरीके के बारे में ऐसी जागरूकता विकसित कर ली थी, जो युद्ध के संदर्भ में, व्यक्तिगत साधना स्तर में वृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने उत्तरी पहाड़ी पर कब्जा कर लिया।
4 सैनिक प्रशिक्षित पेशेवरों के कुशल आत्मविश्वास के साथ चट्टान पर चढ़ रहे थे और उन्हें अपेक्षित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अर्जुन उनसे पहाड़ी की चोटी पर मिले, जहां जमीन मिट्टी की जगह पत्थर थी, और अगले 3 मिनट में उन्होंने पाया कि पत्थर और मिट्टी के बीच का वह अंतर जिसे उन्होंने हमेशा स्पष्ट माना था, साधना के संदर्भ में मूल रूप से अर्थहीन था। धरती धरती ही थी। उनका जुड़ाव ग्रेनाइट में उसी सहजता से प्रवाहित हो रहा था जैसे नदी की मिट्टी में, और उनके नीचे की पहाड़ी उनके शरीर का विस्तार बन गई, इस तरह से कि उत्तरी सैनिकों को इसकी उम्मीद करने के लिए निर्देश नहीं दिए गए थे। उन्होंने किसी को नहीं मारा। यह एक चुनाव था। उन्होंने पहाड़ी पर जाने से पहले तैयारी के क्षण में यह निर्णय लिया था। काला दृष्टि के सैनिक आदेशों का पालन करने वाले पेशेवर थे। उनकी मृत्यु से शोक संतप्त शत्रुओं को पैदा करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कुशलतापूर्वक उन्हें निष्क्रिय कर दिया और अगले स्थान पर चले गए। विक्रम पूर्वी मार्ग पर तैनात था। पूर्वी जंगल में हवा पूरी रात अपनी लय में चल रही थी, और विक्रम राहु के जागने के बाद से ही उसे सुन रहा था। 3 योद्धाओं का मुकाबला एक ऐसे तलवारबाज से था जिसके पास वायु सम्मोहन की अनूठी शक्ति थी और जो पेड़ों की सटीक स्थिति और उनके बीच की हवा की स्थिति को भलीभांति जानता था। लड़ाई उम्मीद से कम समय तक चली क्योंकि विक्रम ने हमले की बजाय तैयारी में ही समय बिताया था। किरण ने कुछ अप्रत्याशित किया। वह मुख्य दल 7 योद्धाओं के भारी समूह की ओर बढ़ा, लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनकी संरचना के बीच से निकलने के लिए। चारों में से वह प्रत्यक्ष युद्ध में सबसे कम शक्तिशाली था, लेकिन पेशेवर योद्धाओं की सामान्य रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को रोककर किसी भी स्थान से निकलने में सबसे अधिक सक्षम था। बाद में उसने अर्जुन को समझाया कि वह वही कर रहा था जिसे उसके गुरु ने भूत चाल कहा था, बाधाओं के चारों ओर घूमने के बजाय उनके ध्यान के बीच के स्थानों से होकर गुजरना। वह मुख्य समूह से पहले परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने आश्रम के 4 बड़े ध्यान पत्थरों को प्रवेश द्वार पर उन स्थानों पर स्थापित किया जहां वायु सम्मोहन और छाया सम्मोहन ने गणना की थी कि वे संरचना में अधिकतम व्यवधान उत्पन्न करेंगे, और समूह के पहुंचने से पहले ही वह वृक्षों की कतार के पीछे वापस आ गया। जब व्यवधान उत्पन्न हुआ तो राहु और चित्रगुप्त को वह समय मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। राहु ने परिसर के प्रवेश द्वार से ही मुख्य समूह से पूरी तरह से परछाई स्थान संवेदनशीलता का प्रयोग करते हुए युद्ध किया। प्रत्येक योद्धा की अगली गतिविधि को होते ही भांप लिया, और उनके बीच की दूरी में इतनी सटीकता से गति की कि 7 योद्धाओं का एक योद्धाओं वाला युद्ध काल दृष्टि की योजना से कहीं अधिक जटिल हो गया। चित्रगुप्त उनके साथ लड़ रहे थे। अर्जुन ने गुरु को पहले कभी लड़ते नहीं देखा था। अब उन्होंने इसे देखा जब वे समय रहते पहाड़ी से आकर युद्ध के अंतिम 3 क्षणों को देखा, और जो उन्होंने देखा उससे साधना के उच्चतम स्तर के वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी समझ पूरी तरह बदल गई। चित्रगुप्त काल दृष्टि के सेवकों के बीच से ऐसे गुजरे जैसे पानी किसी खाई से बहता है, बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी प्रहार के, बस सबसे सरल मार्ग खोजते हुए उसके स्वाभाविक अंत तक पहुंच गए। किसी भी सेवक ने उन्हें स्पर्श नहीं किया। उन्होंने ठीक 4 सेवकों को सटीक बिंदुओं पर छुआ और वे बैठ गए। जब ये सब समाप्त हुआ, संयुक्त क्षमता को देखते हुए ये बहुत जल्दी हुआ, तो परिसर सुरक्षित था। विद्यार्थी सुरंग में थे या पहले ही दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। आश्रम की 2 बाहरी इमारतों को उस सेवक ने आग लगा दी थी जो रोके जाने से पहले सबसे आगे पहुंच गया था। वे आंगन में खड़े थे, हवा में धुएं की गंध थी और दूर से विद्यार्थियों के भूमिगत मार्ग से गुजरने की आवाज आ रही थी, और चित्रगुप्त जलती हुई इमारतों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हिसाब लगा रहा हो। वे वापस आएंगे, विक्रम ने कहा। हाँ, और अधिक संख्या में और अधिक तैयारी के साथ। गुरु ने उन चारों को देखा। तुम यहाँ 47 दिन से हो। तुम चारों ने प्रथम लोक को पूरी तरह स्थापित कर लिया है। द्वितीय लोक के एकीकरण की नींव पड़नी शुरू हो गई है। उन्होंने बारी बारी से उन सभी को देखा। ये वह नहीं है जो मैंने तुम्हें देने की योजना बनाई थी, लेकिन शायद ये तुम्हारी जरूरत के लिए काफी हो। टूर्नामेंट, अर्जुन ने कहा। टूर्नामेंट? वह छात्रावास की ओर मुड़े। तुम सुबह होते ही निकल जाना। मैं विमला जी से सामान तैयार करवा दूंगा। द्रौपदी तुम्हें दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पर ले जाएंगी। अर्जुन ने जलती हुई इमारतों को देखा। उस परिसर को देखा जो 47 दिनों तक उनका घर रहा था। अभ्यास का स्थान, जड़ी बूटी का बगीचा, इमारतों के बीच का पत्थर का रास्ता। आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने पूछा। चित्रगुप्त ने उनकी ओर देखा। उनकी शांत आंखों में कुछ बदलाव आया, कुछ ऐसा जो न तो पूरी तरह से उदासी थी और न ही पूरी तरह से संतुष्टि, लेकिन दोनों के अंश उसमें समाहित थे। मैंने 60 वर्षों में इस आश्रम को 4 बार स्थानांतरित किया है, बूढ़े ने कहा। मुझे पता है कैसे। छात्र सुरक्षित हैं। ज्ञान इमारतों के साथ नहीं जलता। वह रुके। जो जलता है उसकी जगह दूसरा लाया जा सकता है। जो तुम अपने साथ ले जाओगे? उन्होंने आग की रोशनी में चारों निशानों को एक एक करके देखा। नहीं है। वे धुएं की गंध से भरे अंधेरे में कुछ घंटे सोए। सुबह होते ही द्रौपदी उन्हें जंगल से होते हुए दक्षिण की ओर ले गईं, चुपचाप, कुशलता से। धरती से उनका गहरा जुड़ाव आगे की जमीन को इतनी कुशलता से पड़ रहा था कि अर्जुन चुपचाप उनका सम्मान करते थे और आशा करते थे कि एक दिन वे भी वैसा ही बन पाएंगे। जंगल के दक्षिणी छोर पर वह रुक गईं। पूर्व की सड़क यहाँ से 2 ली दूर है, उन्होंने कहा। मैं आगे नहीं जाऊंगी। उन्होंने उन दोनों को देखा।
फिर विशेष रूप से अर्जुन से, इसे व्यर्थ मत जाने देना। मैं नहीं जाने दूंगा, उन्होंने कहा। उन्होंने एक पल के लिए उन्हें देखा। फिर वह मुनि और पेड़ों के बीच वापस चली गईं, परिसर की ओर, उस व्यक्ति के काम की ओर जिसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी जल जाए, उसका स्थान यहीं है। उनके पीछे हल्का हल्का धुआं अभी भी उठ रहा था। आगे, पूर्व और दक्षिण की ओर, सूर्यपुरा जाने वाली सड़क सुबह की रोशनी में दूर तक फैली हुई थी। 4 निशान चमक रहे थे, अंबर, हवा जैसा नीला, लहरों जैसा चांदी जैसा, परछाई जैसा काला, और उनके असली स्वरूप का पहला अध्याय शुरू हो रहा था। भटकना समाप्त हो चुका था। अब आगे जो आने वाला था, वह बिल्कुल अलग था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।